हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 भूगोल जियोग्राफी का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 26 फरवरी को भूगोल का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वायरल पेपर है और इस वीडियो में इस वायरल पेपर का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। 26 फरवरी के एग्जाम में 100% यही पेपर आएगा जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। नए पैटर्न पर आधारित ये पूरा पेपर है और आप देख सकते हो पूरे प्रश्नों का मैं आप लोगों को उत्तर भी देने वाला हूं। ठीक है, मानचित्र कैसे बनना इसके बारे में भी बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। 70 में 70 स्कोर 26 फरवरी के एग्जाम में करके आओगे। चलिए पूरा पेपर सॉल्व करके बताता हूं। अनुक्रमांक आप लोग यहां पर लिख लीजिएगा प्रवेश पत्र में देखकर और नाम अपना जो आपका प्यारा नाम होगा लिख लीजिएगा। 900 AC पेपर का कोड है। 2026 भूगोल का पेपर है। नए पैटर्न पर ये आधारित प्रश्न पत्र है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। 3 घंटा पेपर हल करने के लिए यानी पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। इसका जो निर्देश होता है स्टूडेंट, ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और काफ़ी स्टूडेंट इसको निर्देश को ना पढ़ करके जो है पूरी कॉपी बर्बाद कर देते हैं अपना। इसका निर्देश है कि सबसे पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस पेपर में जितने भी प्रश्न है आपको उसका उत्तर देना है। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें यानी 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 20 शब्दों में और प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में और प्रश्न संख्या 23 तथा 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रश्न संख्या 25 एवं 26 मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न यानी 10 नंबर का मानचित्र भी पूछा जाता है आपके भूगोल में। तीसरा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित रहेगा, यानी जो जितने नंबर का प्रश्न होगा वो उसके सामने दिया जाएगा। तो 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है और आप लोगों को जो है पेपर में यही सारे बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा जो मैं आपको पेपर से तैयार कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, यानी किस राज्य में जो है जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। इन चारों विकल्प में से केवल आपको बताना है और इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ पर बिहार होता तो बिहार सही ऑप्शन हो जाएगा। पहले नंबर का फिलहाल बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में लोग 1028 जो है प्रति वर्ग जो है एक प्रकार से जनसंख्या का घनत्व है। पहले नंबर का बी विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। मानव भूगोल की वो कौन सी संकल्पना है जो प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है, तो इनमें से सी विकल्प हो जाएगा, पर्यावरण निश्चयवाद हो जाएगा। और पर्यावरण निश्चयवाद के जो एक प्रकार से जनक भी कह सकते हो या भूगोलवेत्ता भी कह सकते हो, फ्रेडरिक रेटजल हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है। देखिए स्टूडेंट, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा और पेपर जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में देख पा रहे होंगे सेम टू सेम यानी पैटर्न पर आधारित पूरा पेपर रहने वाला है 26 फरवरी को। तो निम्नलिखित में से एक बागाती फसल कौन सा नहीं है भैया, तो इनमें से भैया आपका मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का एक बागाती फसल नहीं है और एक एक नंबर आपको सामने देखने को मिल रहा होगा कि जो प्रश्न जितने नंबर का हो सामने आपको दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है, बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, लौह अयस्क के लिए, खनिज तेल के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो इनमें से खनिज तेल हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन चौथे नंबर प्रश्न का। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, अफगानिस्तान की। तो भैया इनमें से सी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। देखिए मैं आपको जनसंख्या के मामलों में जो है बता दूं, पहले नंबर पर हो जाएगा भारत, पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर आपका जो है हो जाएगा चाइना, तीसरे पर अमेरिका और चौथे पर इंडोनेशिया। ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 देश हैं। पहले चाइना हुआ करता था टॉप पर, अब भारत हो चुका है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, बुनाई, खेती, व्यापार या अंगखेत। तो सही विकल्प जो है ये व्यापार हो जाएगा। व्यापार बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा जो कि एक तृतीय क्रियाकलाप है। 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए जानी जाती है। तो कृषि के लिए जानी जाती है सहकारी कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या बाजारीय कृषि। 7वें नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा ये भूमध्य सागरीय कृषि हो जाएगा। इसको शायद हम जो है ट्रक कृषि के नाम से भी जानते हैं। कॉमेंट में बताइएगा क्या सही मैं बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। तो 7वें नंबर का सी विकल्प सही हो जाएगा। 1 नंबर यहाँ पर भी कन्फर्म है।
8वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। देखिए भारत का जो राजस्थान राज्य हो जाएगा वो इंदिरा गांधी नहर जाती है। पहले नंबर पे जो पंजाब से शायद निकलती है, पंजाब, फिर हरियाणा और राजस्थान में आकर ये खत्म हो जाती है। तो 8वें नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 7 लगभग इस जो है राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ऐसे प्रश्न आपके बेटा पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर, और ये 8 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न भूगोल में दिए जाते हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर आपको निर्देश में दिया ही गया, कितने शब्दों में देना, 2 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। आपको मानव भूगोल का जो है परिभाषा देना है, उत्तर देना है। पहला इस चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, उत्तर है ये पृथ्वी, पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाली भूगोल की शाखा है, जिसे पुनः आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण अधिवास व नगरीय अधिवास भूगोल, निर्वस्त्र भूगोल आदि में बांटा गया है। ठीक है, तो ये मानव भूगोल का परिभाषा आप देख सकते हो। उसके बाद में देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, जनांकीय चक्र में ग्रामीण से नगरीय जनसंख्या कैसे परिवर्तित होती है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए, जनांकीय चक्र में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन से ग्रामीण जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित होती है। ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। और आप लोगों को जो है वीडियो नहीं, एक प्रकार से वीडियो के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं समझ, वीडियो को रोक कर भी आप सारे प्रश्न का उत्तर जो है देख सकते हो, क्योंकि समझाऊंगा नहीं भैया, समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं हो। बहुत मेहनत करता हूँ मैं आप सभी के लिए, रात रात भर वीडियो बनाता हूँ, ताकि हर एक बच्चे को जो, जैसे आप लोगों का भूगोल है, किसी का है समाजशास्त्र, किसी का इतिहास है, किसी का अर्थशास्त्र है, तो सबने अलग अलग सब्जेक्ट लिया, सभी पर मुझे ध्यान देना होता है। ठीक है, और बहुत मेहनत करता हूँ मैं, यानी पेपर आपका चल रहा है लेकिन उससे ज़्यादा मैं मेहनत करता हूँ। तो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। 11 नंबर प्रश्न है, विश्व के 10 उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश कौन से, इसके बारे में बताइए। उत्तर है विश्व के 10 उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, बेल्जियम तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ये 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर देख सकते हो। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ट्रक कृषि किसे कहते हैं। ट्रक कृषि किसको कहते हैं, परिभाषा दीजिए इसका। 2 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देखिए, यूरोप में जिन क्षेत्रों में केवल सब्जी की कृषि की जाती है उन क्षेत्रों को ट्रक कृषि कहा जाता है। उत्तर पश्चिम यूरोप के अतिरिक्त अमेरिका व भूमध्य सागरीय, देखिए भूमध्य सागरीय वाला जो प्रश्न पूछा गया था 7वें नंबर में, मैंने आपको बता दिया, में भी सब्जी कृषि की जाती है। तो 12 नंबर का जो सही विकल्प हो जाएगा, 12 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प तो 7वें नंबर प्रश्न में था, मैंने आपको बताया था कि इसको जो है भूमध्य यानी ट्रक कृषि भी कहा जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का आपने उत्तर देख लिया है। 13 नंबर जो प्रश्न है, संसार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कहाँ तथा कब हुआ। ये 2 नंबर का प्रश्न है, इसका उत्तर देखिए, संसार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य 1825 ईस्वी में हुआ। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है। और 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किन्हीं 2 आधारों का नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, उत्तर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 आधार निम्न है। पहला है राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, दूसरा विदेशी निवेश की सीमा। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया। 15 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में वर्ष 1911 और 21 की अवधि में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर के कोई 2 कारण बताइए। हमें कोई 2 कारण बताना है। उत्तर देखिए, चिकित्सीय सुविधाओं के अभाव, जागरूकता के अभाव एवं कुपोषण के प्रभाव के कारण भारत में 1911 और 21 की अवधि में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर रही थी। तो ये भी 15 नंबर का प्रश्न है। टोटल बात करूँ तो वही आपके 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाते हैं। और कॉपी कैसे लिखनी है, मैंने कॉपी का वीडियो भी आप सभी के लिए बना दिया, तो कॉपी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। 10 से 15 नंबर का आपका इजाफा हो जाएगा कॉपी के वीडियो को देखने के बाद में। ठीक है, जहाँ पर मान लीजिए कि आपको मिल रहा था 70 नंबर या मिल रहा था 80 नंबर, तो आपका 10 से 15 नंबर बढ़ जाएगा, तो वही 90-95 नंबर हो जाएगा। यानी 90-95 नंबर में एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। आपका पूर्णांक जो होता है पेपर में, भूगोल में, वो तो 70 नंबर का पूर्णांक होता है। तो मान लीजिए कि आपने 50 नंबर का, मैं भूगोल का भी एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि 50 नंबर का आपने जो है स्कोर किया है, पूरा प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन कॉपी लिखने के तरीकों को वीडियो देख लोगे तो 15 नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा। तो 65 प्लस नंबर लेकर आओगे कि नहीं लेकर आओगे,
भूगोल में, तो लेकर आओगे। बाकी का जो सब्जेक्ट है जैसे आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, पेपर तो हो ही चुका है। उसके बाद में समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 100 नंबर का पूर्णांक वाला पूरा पेपर होता है। तो इसमें इस तरीके से मैं बता रहा था। 16 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति के 4 प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, भारत में हरित क्रांति के उद्देश्य निम्न है। सबसे पहला है कृषि क्षेत्र में तकनीक का प्रयोग, दूसरा है खाद्य में आत्मनिर्भरता, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और चौथा है सिंचाई प्रणाली का विकास। ये है जो है कौन सा प्रश्न था, हरित क्रांति के 4 प्रमुख उद्देश्य। अब चलिए देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके भूगोल में 6 प्रश्न दिए जाते हैं लघु उत्तरीय का। हर एक प्रश्न के उत्तर देने पर आपको 4 नंबर दिया जाएगा। 50 शब्दों में इसके एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, और मैं इसका भी उत्तर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के महानगरों की मलिन बस्तियों से संबंधित समस्याओं का उल्लेख कीजिए। हमें समस्याओं का उल्लेख करना है, और इसका उत्तर देखिए, उत्तर है नगरों में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है, जिसमें गांव से नगरों की ओर लोगों का प्रवास मुख्य कारण है। नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण से नगरों में मलिन बस्तियों का विस्तार हो रहा है। छोटे और मध्यम शहरों में रोजगार के अवसर कम होते हैं, जिससे गरीब लोग अधिकतर रोजगार और आजीविका के लिए इन शहरों को छोड़कर महानगरों में प्रवास करते हैं। महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इस तरीके से जो है अधिकतम उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है शहर में जाते हैं कमाने के लिए, ठीक है। मलिन बस्तियों की समस्याएं निम्न है। इसमें देख लेते हैं समस्याएं, कुछ पॉइंट के थ्रू भैया समझाया गया है। पहला देखिए, मलिन बस्ती के लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर देखिए अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं। मलिन बस्तियां न्यूनतम वंचित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां टूटे गिरे हुए मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाओं का अभाव होता है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि स्वच्छ वायु, शुद्ध पेयजल, प्रकाश, देखिए उसके बाद में देखिए तेजथा, शौच सुविधाएं जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। और तीसरा है, यह स्थान बहुत ही भीड़ भाड़, पतली सकड़ी गलियों तथा आग जैसे गंभीर खतरों से युक्त होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। जो मलिन बस्तियां होती है, जो शहर देखिए दिल्ली में, शहर में देखा जाए तो वहाँ पर भी मलिन बस्तियां होती भैया, पतली गलियां होती है स्टूडेंट दिल्ली में, और बहुत बड़े बड़े मकान बने होते हैं, ठीक है। और गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है, सुविधाओं भी यानी टूटे गिरे मकान होते हैं वहाँ पर देखा जाए। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ कुछ इलाकों में, और बाकी इलाका जो है तो वो तो डेवलप है ही, लेकिन भैया प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है यार। मैं गया था और दिल्ली का मुझे पता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया कि मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु के 3 तथ्यों की व्याख्या कीजिए। हमें 3 तथ्यों की इसकी व्याख्या करना है। 4 नंबर का भैया ये भी प्रश्न है। उत्तर देखिए, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु निम्न प्रकार है। सबसे पहला है, मानव भूगोल भौतिक जगत और मानव जगत के बीच संबंध का अध्ययन करता है। दूसरा इसमें पॉइंट है कि ये मानवीय परिघटना के स्थानिक वितरण का भी अध्ययन करता है। और यहाँ पर तीसरा होना चाहिए भैया, कंप्यूटराइज गड़बड़ी हो गया है, विश्व के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के अध्ययन में सहायता करता है। और चौथा है, मानव भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पोषित किया है, यानी मानव को जो पोषित किया है इसके बारे में बताना। तो ये 18 नंबर प्रश्न का स्टूडेंट उत्तर है। आप लोग वीडियो को रोक कर, और क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, काफ़ी बार क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी वॉइस ही चेंज हो जाती है। तो भैया यूट्यूब ने जो है नया फीचर ला दिया है, जिसमें कि आप अन्य लैंग्वेजेस में जो वीडियोज को देख सकते हैं। तो आप लोग हिंदी का लैंग्वेज कर दीजिएगा, जो स्टूडेंट जो लैंग्वेज में देखना चाहते हैं वो वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी एक प्रकार से कभी कभी जो है लैंग्वेजेस में, यानी जो वीडियो मेरी चलने लगती है, मैं देखता हूँ तो जो लेडीज़ बोलने लगती है भैया, मेरी आवाज़ क्या लेडीज़ है, तो मतलब ट्रांसलेशन हो जाता है उसका। यूट्यूब ने नया फीचर लागू किया भैया, जो इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो देखें अलग अलग प्रकार से। तो क्वालिटी भी बढ़ा लीजिएगा और चेंज कर लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट को अभी पता भी नहीं है कि भैया जो चेंज कर सकते हैं वॉइस को, काफ़ी लोग वहीं में देख रहे होंगे उसी मोड में। 19 नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, इस उत्तर देखिए। तो मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित न होकर मानव के संपूर्ण विकास से संबंधित है। आर्थिक कारकों के समान राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है। मानव विकास में देखिए स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के साथ साथ सार्थक जीवन मानव विकास का मुख्य तत्व है। सार्थक जीवन से तात्पर्य स्वस्थ एवं दीर्घ जीवन के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति कर स्वयं एवं समाज के विभिन्न भागीदारी निभाने से है। तो ये 19 नंबर प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए। और अब आ जाइए अगले प्रश्न पर, जो दिया हुआ स्टूडेंट निर्वाह कृषि। 20 नंबर प्रश्न है कि निर्वाह कृषि क्या है।
परिभाषा देना है। आदिकालीन निर्वाह कृषि की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हमें इनकी 3 विशेषताओं के बारे में भी बताना है। 4 नंबर हमें दिया जाएगा। उत्तर देखिए इसका, निर्वाह कृषि स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसमें कृषि उत्पादकों देखिए कृषि उत्पादों का उपयोग स्थानीय स्तर पर होता है। आदिकालीन निर्वाह कृषि की 3 प्रमुख जो विशेषताएं इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहला है, ये कृषि मुख्य रूप से आदिकालीन लोगों के द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। दूसरा है, कृषि की इस पद्धति के अंतर्गत वन को काटकर व जलाकर खेती की जाती है। और तीसरा यहाँ पर है, ये कृषि जिन क्षेत्रों में की जाती है वहां की मिट्टी की उर्वरता कुछ साल बाद समाप्त हो जाती है। उसके बाद दूसरे क्षेत्रों को साफ कर खेती के लिए तैयार किया जाता है, यानी दूसरे खेतों को साफ करके खेती के लिए तैयार किया जाता है। तो जो प्रश्न पूछा गया था निर्वाह कृषि क्या है, इसके बारे में ये बता दिया, और आदिकाल निर्वाह कृषि की 3 विशेषताओं के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं 21 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है। स्टूडेंट देखिए, पश्चिम बंगाल में अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण बताइए। देखिए पश्चिम बंगाल में जो जनसंख्या का अधिक घनत्व है, कारण बताना। 4 नंबर का प्रश्न है और सामने दिया गया है जितना मैंने बताया था आप लोगों को, और मैंने आपको बताया था। देखिए मेरा एक आदत हो गया है, जब मैं बताता रहता हूँ कि 4 नंबर का प्रश्न है, ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। उत्तर देखिए, पश्चिम बंगाल में बिहार के बाद भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस जनसंख्या घनत्व के कारण यहाँ पर देखिए निम्नलिखित है। सबसे पहला, उच्च वर्ग एवं समतल उपजाऊ भूमि। दूसरा, चावल उत्पादन क्षेत्र। विश्व में सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक जो चावल उत्पादन का जो वो राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सबसे अधिक की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरा है, औपनिवेशिक काल से ही औद्योगिकीकरण का प्रारंभ। और चौथा है, पड़ोसी राज्यों जैसे त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा आदि से रोजगार व शिक्षा हेतु होने वाला प्रयास। शिक्षा होने वाला क्या है, प्रवास, यानी जो प्रवास लोग करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। उसके बाद में देखिए कम क्षेत्रफल, जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है वो कम है बाकी का राज्यों से, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनसे। फिर देखिए उसके बाद में है कोलकाता व अन्य नगरीय क्षेत्रों का आकर्षण। कोलकाता जो भैया बिगेस्ट सिटी ऑफ जॉय भी उसको कहा जाता है। तो 21 नंबर प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया है 22 नंबर प्रश्न इस पेपर में, कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजनाओं के प्रमुख लक्षण क्या थे, इनके बारे में बताइए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गई थी। तदनुसार चतुर्थ योजना को 1 अप्रैल 1966 से आरंभ होना चाहिए था, किंतु तृतीय योजना की दुर्भाग्यपूर्ण असफलता के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन लगभग स्थिर ही हो गया था। अतः वर्ष 1966 से 1969 के लिए 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इन योजनाओं के लक्षण निम्नलिखित थे। क्या थे, निम्नलिखित थे। और मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट पहले कि जो मैं आपको प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ ये पेपर में भैया नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, कि आप लोग सोचो कि पेपर में भी आंसर मिलेगा। भैया आपको जो है आंसर स्वयं लिखना है, खुद लिखना है। केवल प्रश्न पत्र रहेगा, केवल प्रश्न आपको पेपर में दिए जाएंगे, ठीक है। और कॉपी कैसे लिखने हैं इस पर तो मैंने वीडियो बना ही दिया है। और सभी स्टूडेंट के जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, आप हमें मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, नहीं तो आप कॉमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। और आप लोग जो है कह रहे थे कि सर कुछ ना आए पेपर में तो इस पर वीडियो बना दीजिए, तो उस पर मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, ठीक है। तो वो वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। उसके बाद में देखिए पहला इसमें योजनाओं के लक्षण निम्नलिखित है। पहला है, गहन कृषि कार्यक्रम तैयार किए गए। दूसरा है, वर्षा और सिंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली बीजों, उर्वरक, कीटनाशक और ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। तो ये आपका 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर था भूगोल का। अब चलिए देख लेते हैं जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, जो है आपका 6 नंबर का एक प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अथवा करके प्रश्न है, मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो जो मुंबई पुणे, और इन दोनों में से केवल एक ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है पेपर में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? भारत में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने में इसका क्या योगदान है, इसके बारे में बताइए। 2 नंबर आपको जो दिया जाएगा इसके बारे में बताने के लिए, और 4 नंबर दिया जाएगा इसके बारे में अच्छे से समझाने के लिए, योगदान के बारे में। अथवा करके जो प्रश्न इसमें दिया है कि विकास के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए। 4 आपके सामने जो है आपके पेपर में प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से केवल 2 ही प्रश्नों का उत्तर कॉपी में लिखना है। एक प्रश्न के लिए 6 नंबर दिया जाएगा, तो प्लीज इसको तैयार कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आ जाइए मानचित्र कार्य में। देखिए
मानचित्र कार्य का यहाँ पर अब आपका प्रश्न पूछा गया है और इसमें जो प्रश्न दिया गया है ये देखिए कि 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। ये मानचित्र कार्य है और मानचित्र कैसे बनना इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो काफ़ी सारी बना रखे हैं, लेकिन आप कहोगे तो मैं एक न्यू वीडियो, ठीक है, एक न्यू वीडियो में जल्द ही लेकर आऊँगा। बस कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना तो आप कर ही सकते हो। वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हो तो दिल टूट जाता है। अब देख लेते हैं, सबसे पहला प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार हो जाएगा। पहले नंबर पर बिहार है, दूसरे पर पश्चिम बंगाल आ जाएगा जो ऑप्शंस में दिखा था। दूसरा प्रश्न है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? देखिए जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लगभग 24 करोड़ जनसंख्या जो है निवास करती है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में देखिए पूरे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश ही राज्य है। तीसरा है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो केरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक यानी HDI वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये भी केरल हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर कौन सी हो जाएगी? तो लखनऊ हो जाएगा, नवाबों का शहर लखनऊ, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न का उत्तर आपको कॉपी में लिखना है और कॉपी में लिखने के बाद इसको मानचित्र में दर्शाना है। आधा नंबर आपको कॉपी में जो है लिखने के लिए दिया जाएगा प्रश्न का उत्तर, और आधा नंबर जब आप उस स्थान को दर्शाओगे जो प्रश्न के उत्तर में, जैसे बिहार कहाँ पर है आपको मानचित्र में दर्शाना रहेगा, तब जाकर आपका 1 नंबर एक प्रश्न पर कंप्लीट होगा, ठीक है। 5 नंबर का ये भारत का मानचित्र है। अब आ जाइए 26 नंबर प्रश्न में दिया गया संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो निम्नलिखित को भैया चिन्हों द्वारा दर्शाना है और उनके नाम भी लिखना है। सबसे पहला इसमें है चीन की राजधानी नगर कौन सी हो जाएगी? तो चीन की जो राजधानी नगर है वो बीजिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? बीजिंग हो जाएगा चीन की राजधानी नगर। दूसरा है जापान का एक प्रमुख समुद्री पतन यानी बंदरगाह कौन हो जाएगा? तो योकोहामा हो जाएगा। क्या नाम है भैया? योकोहामा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? तो अमेजन नदी। बताने की आवश्यकता नहीं है, काफी बार आपको पेपर में बता भी दिया है। चौथा प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी नगर कौन सा हो जाएगा? वॉशिंगटन DC हो जाएगा, ठीक है, वॉशिंगटन DC, ठीक है, DC हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है संसार का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाएगा? तो देखिए पहले पर चाइना हुआ करता था पहले, लेकिन अब जो है द्वितीय पर, पहले भारत है, द्वितीय पर हो जाएगा भैया चाइना, चीन हो जाएगा, ठीक है। तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर इंडोनेशिया, मैंने बता दिया था। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, संसार का मानचित्र भी बनने का मैंने तरीका बता दिया, यानी एक ही वीडियो में दोनों कवर करा दिया है।